हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान और उसकी पूरी टीम फाइनली अपने प्रॉम्प्ट नाइट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सबने तो एंट्री ले ली थी एक्सेप्ट सान, क्योंकि अभी तक ईबो नहीं आया था, इसीलिए वो वैन में बैठकर ईबो का इंतज़ार कर रहा था। अब उसके आगे प्रिटेंड करना आई थिंक सबसे टायरिंग काम होता है। इतना टायरिंग कि एक पल में इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसे हंसना भी बोझ लगने लगता है। और यही चीज़ कुछ सान के साथ हो रही थी। वो न जाने कितने घंटों से सिर्फ प्रिटेंड ही तो कर रहा था, बाकी उसके मन में भी ये उम्मीद हर बीतते सेकंड के साथ घटती चली जा रही थी कि ईबो आएगा। और वो ईबो को ब्लेम भी नहीं कर सकता, आखिर वो इस पोजिशन में ही नहीं है कि वो किसी को ब्लेम कर पाए। खैर, जब वक्त आपके साथ ना हो तो आप कर भी कह सकते हैं, सिवाय उसके साथ चलने के, फिर आपका मन हो या ना हो। खैर, सान भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, इसीलिए वो अपने उस ग्लूमी से मूड को लेकर फाइनली अपनी वैनिटी वैन में बैठ चुका था। और जो लिप्स ना जाने कितनी देर से मुस्कुराते हुए अब थक गए थे, वो फाइनली अभी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो चेहरा अभी कुछ देर पहले इतना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा था, वो वापस उसी मोड में चला जाता है जिस मोड में शायद सान जाना चाहता था। या यूँ कहो, उसकी आंखों में वो लॉन्गिंगनेस नज़र आ रही थी जब वो उस एंट्रेंस पर सभी को एक एक कर एंट्री लेते हुए देख रहा था। लाइन कितनी लंबी थी जब सान यहाँ आया था, और अब एक एक कर लाइन आधी से भी कम रह गई है। लेकिन सान की गिनती ना ही तो उस लाइन में हो रही है और ना ही उसके पार्टनर की उस लिस्ट में जो दूर दूर तक खाली ही है। हाँ, पर कोई बात नहीं, सान को शायद इस चीज़ की आदत है, इंतज़ार की, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों में सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। और कभी कभी उसका इंतज़ार फ्रूटफुल हो जाता है और कभी कभी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, सान इंतज़ार करेगा। इसीलिए उसने अपनी एक निगाह उस एंट्रेंस पर बनाए रखी और दूसरी निगाह से वो उस रास्ते की तरफ देखने लगा जहाँ से उसे ईबो का इंतज़ार था। उसी बीच में उसने अपनी पैंट की पॉकेट में से एक स्टिकी सा चिट बाहर निकाला, वही स्टिकी चिट जो ईबो सुबह सुबह उसके शॉपिंग बैग्स पर लगा कर गया था। वो 2 शब्द लिखे हुए थे उस स्टिकी से नोट पर, लेकिन वो शब्द ही सान के उस उतरे हुए चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट देने के लिए काफ़ी थे। ईबो की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैंड राइटिंग, जिसमें सूट्स यू लिखा हुआ था। माना वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात को लिखा गया है, लेकिन ये 2 शब्द जिसमें लिखा हुआ है सूट्स यू, ये सान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ईबो हमेशा से बहुत कम बोलने वाला इंसान है, लेकिन उसके वर्ड्स हमेशा सान के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इसीलिए ये स्टिकी सा नोट भी सान को हर पूरे दिन की खुशी देने के लिए काफ़ी था। और वो उसी नोट को लेकर बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और ईबो के कुछ फोटोग्राफ्स को स्क्रॉल करने लगा। वो फोटोग्राफ जो उसने बीते कुछ दिनों में खींचे थे, स्पेशली उनकी वो स्पेशल डेट पर, वो बारिश के टाइम पर, वो शेड के नीचे खड़े हुए एक दूसरे की आंखों में दिखते हुए वाला फोटोग्राफ। और स्पेशली सान सारे फोटोग्राफ को स्क्रॉल करते करते उस फोटोग्राफ पर पहुंच गया जब ईबो की गोदी में एक बेबी था। हाँ, वही बच्चा जो उस रात में कहीं खो गया था। और जिस तरीके से ईबो उस बेबी को हैंडल कर रहा था, सान खुद को रोक ही नहीं पाया कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करने से। और अभी उन्हीं फोटोग्राफ को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। उसने उस फोटोग्राफ को एडिटिंग मोड पर लिया और उसके नीचे लिखा, यू विल बी अ ग्रेट फादर एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। ये कहते हुए उसने वो फोटोग्राफ को सेव कर लिया। सान की आदत थी कि वो जब भी कोई ईबो का ऐसा फोटोग्राफ लेता था जिसमें वो अपने फ्यूचर को देख सकता था, उस फोटोग्राफ को वो एक कैप्शन के साथ अपने एक सीक्रेट फोल्डर में सेव कर लेता था, जो कि उसकी लाइफ के लिए था। यूँ कहो, एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने के लिए जो सान देखना चाहता है। और इसमें न जाने कितने सारे फोटोग्राफ्स जब से लेके अब तक जुड़ चुके थे। और एक और सान कुछ देर तक ऐसे ही उन फोटोग्राफ्स को देखता रहा और अपने लिटिल मास्टर को इतना खोया हुआ देखकर ड्राइवर हान खुद को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने कहा, यंग मास्टर, आप ठीक हैं? सान का एकदम से ऐसे ध्यान टूटा हो। उसने कहा, हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अंकल हान को समझ नहीं आ रहा था कि सान यहाँ इस तरीके से क्यों बैठा हुआ है। बाकी सब लोग तो अंदर जा रहे हैं, पर सान क्यों नहीं? इसीलिए उन्होंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, लिटिल मास्टर, आप अंदर नहीं जाना चाहते? ये तो शायद जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। सान चीख कर कहना चाहता था कि वो अंदर जाना चाहता है, वो उन सब के साथ मिलना चाहता है, इस नाइट को एंजॉय करना चाहता है, बट अकेले नहीं जाना चाहता। हाँ, सान जानता है कि अगर वो कोशिश करेगा तो शायद अकेले जा भी सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो वहाँ का, और ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे कनेक्शंस भी हैं, लेकिन वो अकेले जाना नहीं चाहता। इसीलिए उसने अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ से अंदर भेज दिया ताकि कोई उसे बार बार खींच कर अंदर ले जाने की जिद ना करे। सान ने सिर्फ अंकल हान की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए सान अपने काम में लग गया था। और अंकल हान ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वो समझ सकते थे उनके लिटिल मास्टर शायद अभी बात करने के मूड में नहीं है। इसीलिए वो बस वैनिटी वैन के बाहर खड़े होकर
उस वैन को गार्ड करने लगे। वहीं जहान लगभग आधे घंटे से ज़्यादा ऊपर का समय हो चुका था। उसकी आंखें भी अब थक गई थीं, फोटोग्राफ्स को देखते देखते, कभी रास्ते को देखते देखते, और अब फाइनली एंट्रेंस पर से भीड़ खत्म हो चुकी थी। आखिरी स्टूडेंट था और वो शायद जहान की उम्मीद तोड़ने के लिए काफ़ी था, इसीलिए उसने अपनी आंखों को मोड़ लिया। और 15 मिनट गुजर जाते हैं। अब लगभग पौन घंटा हो चुका था एंट्रेंस पर खड़े हुए, लेकिन शायद ईबो का दूर दूर तक अभी तक कोई आसार नहीं था। जहान ने खुद को बहुत मनाया, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाया, इसीलिए वो बस वैनिटी वैन की उस सीट पर लेट गया। उस फोटो को स्क्रॉल करता रहा। न जाने कितने सारे फोटोग्राफ्स उसने देखे थे, या यूँ कहो अपने कुछ 2 साल की जर्नी को उसने से वापस रिफ्रेश कर लिया हो। और देखते देखते जहान की आंखों में हल्की सी आंसू की परत थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो फोटोग्राफ्स जिसमें जहान और ईबो शायद ही किसी फोटोग्राफ में साथ हो, लेकिन अब उसके पास उसकी और उसके गा की एक साथ में फोटोग्राफ तो है। ये सोचते के साथ उसके चेहरे की हंसी और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने तुरंत उस फोटोग्राफ को अपनी होम स्क्रीन पर लगा दिया और उसे वॉलपेपर सेट करते के साथ ही जहान ने कहा, यस अब परफेक्ट है, अब मुझे कोई एडिटिंग फोटोग्राफ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सूट कर रहा है। ये कहते हुए खुद में ही हंसने लगा। और देखते ही देखते वक्त कितना गुजर गया उसे खुद भी नहीं पता था। और शायद इसी वक्त गुजरने की वजह से उसकी आंख भी लग गई। उसके हाथ में अभी भी उसका फोटोग्राफ्स और वो स्टिकी नोट था, लेकिन शायद नींद ने उसको घेर लिया था। वहीं अब से कुछ 6 घंटे पीछे चलते हैं, लगभग 2 बजे, टोक्यो जापान। ईबो इस वक्त अपनी कॉन्फ्रेंस हॉल से मीटिंग को ख़त्म कर बाहर आ चुका था और ये मीटिंग सच में बहुत लंबी चली थी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा रश में नजर आ रहा था। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे उसकी पूरी सबऑर्डिनेट टीम चल रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनके बॉस आखिर इतनी जल्दी में क्यों हैं, लेकिन सवाल कौन कर सकता था, कोई भी नहीं। और ईबो का ऐसा औरत देखकर और उसके फेस पर जो स्टोननेस को देखकर आज भी सेक्रेटरी जो भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। वो देख पा रहे थे कि उनके बॉस का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। फाइनली पूरी टीम बाहर आ जाती, पर बाहर के मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था सिर्फ उनके बॉस ही नहीं है जिनका मूड बिगड़ा हुआ है। ये आसमान का मूड और ये मौसम का मिजाज भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, क्योंकि आसमान में बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। ऐसे मौसम को देखकर सब वहीं एंट्रेंस पर रुक गए। सेक्रेटरी जो ने अपने बॉस की तरफ देखा, जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क नजर आ रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर पूछा, सर ऐसे मौसम में हम जा नहीं पाएंगे। ईबो ने घूर कर सेक्रेटरी की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या कोई वेदर रिपोर्ट है? सेक्रेटरी जो ने कहा, सर अभी मौसम अचानक से बदला है, कोई वेदर रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने नोट किया। ईबो ने कहा, जल्द से जल्द पता कीजिए। सेक्रेटरी जो ने सिर्फ हेजिटेटली नोट किया और उसके बाद वो अपने काम पर लग गए थे। और वहीं ईबो उस बारिश को ऐसे ही बरसते हुए देखता रहा। बारिश बरस रही थी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, पर ईबो उससे भी ज़्यादा परेशान था। वो रह रहकर बार बार अपने फ़ोन को देखता, जिसमें टाइम हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रहा था। और अब फाइनली उसे यहाँ खड़े खड़े लगभग आधे घंटे का समय हो चुका था। सेक्रेटरी जो ने आते हुए कहा, सर अभी मौसम का कुछ पता नहीं है। ईबो ने कहा, व्हाट? सेक्रेटरी जो ने कहा, प्रिडिक्शन अभी लगाए जा रहे हैं कि बारिश लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी। ईबो ने कहा, नो डैम नॉट, इतना टाइम नहीं है, हमें अभी चलना होगा। सेक्रेटरी जो ने कहा, लेकिन सर, ईबो ने कहा, हमें अभी जाना होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। सेक्रेटरी जो भी उसके साथ साथ चल रहे थे, बाकी पूरी सबऑर्डिनेट टीम भी उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन मौसम को देखते हुए ईबो को ठीक नहीं लगा कि उसकी सब कोऑर्डिनेट टीम भी उसके साथ उसको फॉलो करे, इसीलिए उसने सेक्रेटरी जो की तरफ देखते हुए कहा, इन सबको बोलो यहीं रेस्ट करें, जब मौसम ठीक होगा उसके बाद ये लोग फ्लाइट लेकर वापस बीजिंग आ सकते हैं, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा। ओके? सेक्रेटरी जो ने सिर्फ नोट किया, उसके बाद बाकी सभी लोगों को उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। वो ईबो के साथ उसको फॉलो करने लगा। बाहर वो लोग आ गए थे, उनकी कार वहीं एंट्रेंस पर वेट कर रही थी। ईबो अपनी कार में बैठा और हम फ्लाइट एयरपोर्ट के लिए निकलते के साथ, लेकिन शायद जितना ज़्यादा वो ने कहा लेकिन कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऊपर जल्द से जल्द ज़्यादा क्रूअर चला जा रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और रोड पर बहुत दूर तक जाम लगा हुआ था। हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक था और उसमें ईबो की कार का मूव होना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। उन्हें उस ट्रैफिक जाम में खड़े खड़े लगभग 1 घंटे का समय हो गया था और अब ईबो का पेशेंस लेवल जवाब दे चुका था। उसने तुरंत अपनी कार का गेट खोला और वो बाहर निकलने लगा। सेक्रेटरी जो लगभग काम गए थे, उन्होंने कहा, सर मौसम? ईबो ने कहा, हमें यहाँ से कोई लोकल व्हीकल लेना होगा या फिर मैं यहाँ से वॉक कर चला जाऊँगा। एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और अगर हम यहीं ऐसे ही ट्रैफिक में खड़े रहे तो मुझे नहीं लगता अगर बारिश रुक भी गई तो हम यहाँ से जल्द निकल पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि मैं यहाँ से रोडवेज लूँ और जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुँचने की कोशिश करूँ। एटलीस्ट बारिश बंद होने तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, के साथ ही वो आगे बढ़ने लगा। सेक्रेटरी जो भी फॉलो कर रहे थे ईबो को, क्योंकि वो अपने मास्टर को इस तरीके से अकेले जाने नहीं दे सकते, इसीलिए दोनों सिर्फ उस रोड पर भीगते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवा बहुत तेज़ थी और
दोनों ही बहुत ही जल्द कंप्लीटली भीग चुके थे, लेकिन वो लोग में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ईबो के मन में सिर्फ एक ही बात जैसे बार बार रिपीट टेलीकास्ट पर बज रही हो कि उसे यहाँ से बीजिंग पहुँचने में कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा, और उसके हिसाब से अभी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है और मौसम साफ होते होते भी 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। वो इतनी भी कोशिश कर ले, लेकिन 9 बजे से पहले शायद ही बीजिंग पहुंच पाए, और ये चीज़ उसका दिल तोड़ रही थी क्योंकि जहान के जो प्रॉम्प्ट नाइट का टाइम था वो 8 बजे था, और ये वो चाह कर भी वहाँ शायद टाइम से नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था और वो सिर्फ अपने कदमों को आगे तेज़ तेज़ बढ़ा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि वो खुद भी बीमार हो सकता है। अब लगभग 9:30 बजे हर तरफ शांति छा चुकी थी, लेकिन प्रॉम्प्ट नाइट अंदर अपने ज़ोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ म्यूज़िक था, लेकिन जहान के कोई भी फ्रेंड खुद को स्ट्रेस आउट फील नहीं करा पा रहे थे। सबकी निगाहें रह रहकर एंट्रेंस पर ही टिकी हुई थी। वो चाह कर भी इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकते थे क्योंकि सब जहान को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर जहान नहीं उठा पा रहा था, और वो अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर एंट्रेंस का टाइम और एग्जिट का टाइम फिक्स था, जो कि अभी नहीं हुआ था। इसीलिए सब लोग अपनी ही जगह पर से स्टक हो गए थे, ना ही तो अंदर जा सकते थे और ना ही बाहर। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उस पार्टी नाइट में थे बिना जहान के। और वहीं दूसरी तरफ हमारा स्लीपिंग ब्यूटी एंजल अभी भी सो ही रहा था, और ड्राइवर हान वहीं वैनिटी वैन के बाहर खड़े हुए थे। लेकिन तभी अचानक से फुल स्पीड में एक बेंटली आकर उनके सामने रुक जाती है। वो एक पल के लिए जैसे चौंक गए थे क्योंकि कार बहुत तेज स्पीड में वहाँ पर आई थी। पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, गेट खुलता है और सामने से एक बहुत ही ग्लैमरस और डैजलिंग शख्स बाहर निकल कर आता है। परफेक्टली फिटेड सूट, उसके ऊपर से उसका वो डार्क और ब्यूटीफुल कोल्ड और ऐसा हो रहा जिसे देखकर ड्राइवर हान भी अपनी नजरें एक पल के लिए हटा नहीं पाए। हाँ, वो जानते थे सामने जो शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि उनके यंग मास्टर हैं, और मास्टर को देखते के साथ ही उन्होंने तुरंत वो किया, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज़ बाहर नहीं निकली क्योंकि इस वक्त ईबो ज़रूरत से ज़्यादा हाई कैचिंग लग रहा था। लोगों को उसे देखकर कुछ समय लगेगा यकीन करने में कि ये सच में एक असलियत का इंसान है, कोई पेंटिंग या फिर कोई कारीगरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईबो के चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में वो नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। उसने तुरंत ड्राइवर हान से पूछा, क्या जहान अंदर जा चुका है? ड्राइवर हान एकदम से जैसे अपने सहन से बाहर आए हैं, उन्होंने लगभग हकलाते हुए कहा, क्या मास्टर? ईबो ने वापस अपने शब्दों को दोहराया, जहान कहाँ है वो? उन्होंने तुरंत कहा, एक्चुअली यंग मास्टर वो वैन में है। ईबो एकदम से चौंक गया। उसने कहा, क्या? पर ड्राइवर हान इससे पहले कि कुछ भी कहते, ईबो ऑलरेडी वैन की तरफ बढ़ चुका था। उसे तो लगा था कि वो शायद लेट हो गया तो जहान ऑटोमेटिकली एंट्री लेकर अंदर जा चुका होगा, पर जहान को उस वैनिटी वैन में इस तरीके से सोते हुए देखकर एकदम से ईबो का दिल जैसे टूट गया। उसका ठंडा पड़ा हुआ शरीर और ज़्यादा ठंडा पड़ गया। इस बीच में ड्राइवर हान भी आ गए थे। उन्होंने यंग मास्टर की तरफ देखा, फिर अपने लिटिल मास्टर की तरफ। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सर मैंने यंग मास्टर से कहा था कि वो अंदर नहीं जाना चाहते, पर ईबो ने कहा। फिर ड्राइवर हान ने कहा। उन्होंने फिर कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वो इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ, और शायद वो आपका ही पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कहता, ईबो ने कहा, आप जा सकते हैं, क्योंकि ईबो अभी कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए और जहान के लिए चाहता था, अपने सारे इमोशंस को कलेक्ट करने के लिए, और वो अभी किसी और के इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। और अंकल हान भी ये चीज़ समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ वो किया और वो वहाँ से चले गए, प्राइवेसी में छोड़कर अपने मास्टर्स को। ईबो ने कुछ देर तक जहान को ऐसे ही देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, चेहरे पर वो भाव थे जो सैडनेस के थे, डिसअपॉइंटमेंट के थे, और उससे भी ज़्यादा खुद पर गुस्सा के थे। इसीलिए ईबो की मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से कसी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उस वैन का गेट बहुत धीमे से खोला, इतना धीमे से कि जहान की नींद टूट ना जाए। अगले ही पल वो जहान के बगल में बैठा हुआ था। उसने जहान को ऊपर से नीचे तक पर बहुत गौर से देखा। जहान सच में ईथरल है, वो ब्यूटी है, इतनी खूबसूरत ब्यूटी कि ईबो का चाहे भी ना तो भी उस पर से अपनी निगाह को हटा नहीं सकता। उसने जहान के बालों को उसके माथे पर से हटाते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सिली बनी। फिर उसकी आंखें जहान के उस हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फ़ोन पर उसके छिट पर गई, और ये चीज़ उसके लिप्स के ऊपर जितनी मुस्कुराहट दे गई थी, उसके दिल में एक अजीब सा वार्मनेस भरा दर्द भी दे गई थी। वो कुछ देर तक जहान को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में जहान के फेस पर हल्का सा टैप किया। उसने कहा, जहान। लेकिन जहान सिर्फ अपनी नींद में था। उसने ईबो के हाथ को स्लैप कर दूर कर दिया, क्योंकि वो सोना चाहता था, और अपने आप को और ज़्यादा सुकेड़ कर सिमेट कर वो खुद को सोने के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने लगा। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने जहान को बहुत सॉफ्टली उठाते हुए कहा, जहान कम ऑन गेट अप, हम लेट हो रहे हैं, क्या तुम्हें जाना नहीं है प्रॉम्प्ट पे? लेकिन शायद ईबो की बातों का असर जहान पर कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो और ज़्यादा गहरी नींद में पहुंच चुका था।
ईबो को लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, इसीलिए उसने बहुत सिक्योरली जहान की नेक में अपना हाथ डाला, फिर उसे लगभग उसके शोल्डर से उठाकर अपने शोल्डर पर रख लिया था। जहान अब ईबो की चेस्ट पर था और अपना हाथ ऑलरेडी उसकी चेस्ट पर रख चुका था। वो अनकॉन्शियसली अभी भी ईबो की चेस्ट पर और उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर सो रहा था और ईबो से ऐसे देखकर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, क्योंकि जहान उसे बिल्कुल किसी ख्वाला बेर की तरह चिपक गया था। ईबो ने जहान के बालों को हल्का सा रफल किया ताकि उसके हेयर स्टाइल बिगड़ ना जाए। हाँ, जहान की इस पूरे लुक को बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हद तक उसके सोने से बिगड़ ही चुकी है। इसीलिए बहुत जेंटली वो जहान को पैट करने लगा, जहान को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए ईबो के पास सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन था। उसने जहान को शोल्डर से पकड़ा, उसको लगभग झकझोर दिया इतनी तेजी के साथ कि जहान एकदम से ऐसे कांप गया। उसने कौन है, क्या हुआ, ये कहते साथ एकदम से आंख खोलकर उठ गया, पर उसके सामने ईबो था। जहान एक पल के जैसे शॉक हो गया हो, वो ईबो को ऐसे ही अनब्लिंकिंगली देखता रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो, और ईबो उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने कुछ देर के बाद चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मैं ही हूँ। जहान ने कहा, हाँ आप कब आए, कहते हुए उसने तुरंत ईबो के फेस के ऊपर हाथ रखा, जैसे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हो कि ईबो यहीं है। ईबो ने तुरंत जहान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं अभी आया और तुम अब सो रहे हो, सोने का टाइम नहीं है, कम ऑन जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। जहान ने कहा, लेट, ये कहते हुए उसने घड़ी में टाइम देखा जिसमें ऑलरेडी 10 बज चुके थे। फिर उसने उस एंट्रेंस की तरफ देखा जो शायद अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब कोई भी दूर दूर तरफ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पार्टी का शोर उसे सुनाई दे रहा था। उसने कहा, बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईबो ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने जहान का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वैनिटी वैन से बाहर निकाला और कहा, हम आ चुके हैं और अब हम अंदर जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर लेट है तो एटलीस्ट हम पार्टी में शामिल हो सकते हैं ना। पर इससे पहले कि ईबो सॉरी कहता, जहान ने तुरंत ईबो को हक कर लिया। वो हक बहुत टाइट था, जैसे कि जहान बिलीव करना चाहता हो कि उसके गाय यही हैं, और उसको इस तरीके से हक करते हुए देखकर ईबो भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी जहान को उतनी इंटेंसिटी के साथ हक किया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। जहान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। पर जहान ने तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहा, नो, कहा आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो मच हैप्पी कि आप यहाँ हैं, आपका यहाँ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे लगा था आप नहीं आओगे। ईबो ने कहा, आना था, तुमने मुझे इन्वाइट किया था ना। वैसे मुझे प्रॉम्प्ट पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए। ये कहते कहते वो रुक गया। जहान ने कहा, मेरे लिए क्या? ये कहते हुए वो टीजिंगली ईबो को देखने लगा, पर ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके ईयर्स पिंक हो चुके थे। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन अब जाकर जहान का ध्यान ईबो पर गया था और वो एकदम से ईबो से अलग हो गया। उसने ऊपर से नीचे तक ईबो को देखकर कहा, माय गॉड का, आप ब्रेथटेकिंग लग रहे हैं। ऐसा ब्लंट कॉम्प्लीमेंट सुनकर ईबो क्या कहे, वो स्पीचलेस था, इसीलिए वो जहान को छोड़कर हर जगह देखने लगा। उसने कहा, बकवास बंद करो। जहान ने कहा, नो, आप सच में आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ये कहते हुए वो ईबो के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ईबो ने कहा, क्या? जहान ने कहा, नो, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप अगर ऐसे गए तो सारी लड़कियां आपके पीछे पागल हो जाएंगी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये कहते हुए वापस वैन में जाने लगा, लेकिन ईबो समझ नहीं पा रहा था उसे करना क्या चाहिए, इसलिए उसने जहान का हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जहान ने कहा, मैं नहीं जा रहा अंदर, मैं अंदर जाऊंगा तो सब आपके पीछे पड़ जाएंगे और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। नो डैम नॉट, मेरे रहते कोई आपको देखे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो वैन में जाकर बैठ गया था और उसको उस तरीके से बैठा हुआ देखकर ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। ये बच्चा उसे यहाँ बुलाने के लिए उसने क्या कुछ किया है, अब ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईबो ने कहा, तुम मेरे साथ चल रहे हो, कम ऑन बाहर निकलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सब मुझे जानते हैं। जहान ने कहा, यही तो प्रॉब्लम है, सब आपको जानते हैं, आप द वांग हैं, द लान हैं, और आपके वहाँ अंदर जाते के साथ ही लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे और आपको इतना हैंडसम देखकर आपको कितने प्रपोजल्स आएंगे, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ईबो ने कहा, ये बात तो तुम्हें पहले ही सोचनी चाहिए थी ना, मुझे यहाँ इन्वाइट करने से पहले। जहान ने कहा, हाँ सोचनी चाहिए थी और मैंने सोची भी थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इतने ज़्यादा हैंडसम लगेंगे कि मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाँ, आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ? ठीक है, तो मैं जहान ईबो की तरफ देखने लगा, बार बार उसकी आंखों में, फिर उसके नोज से होता हुआ उसके लिप्स तक पहुँच गया था। जैसे उसके लिप्स को देखा, उसका गला से सूख गया हो और जहान अपने ही लिप को अनइंटेंशनली लिक करने लगा। उसकी डिज़ायर्स उसकी आंखों में नजर आ रही थी और ऐसी डिज़ायर देखकर ईबो का पूरा चेहरे से ब्रश कर गया। वो पिंक नहीं था, वो रेड हो गया था। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान बच्चों से बातें मत करो, कमन बाहर निकलो। ये कहते हुए उसने फाइनली जहान को एक बार फिर से उस वैनिटी वैन से नीचे खींच दिया था। जहान ने कहा, गा। ईबो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज़्यादा ही है? लेकिन जहान ने तुरंत ईबो को हक करते हुए कहा, ये ज़्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ ना वो लोग कैसे हैं और मुझे हल्की सी जेलसी होगी। मैं कहते हुए पॉट बनाकर ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने जहान की नोज पर टैप करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरे पास चीज़ का सोल्यूशन है। ये कहते हुए उसने अपनी पॉकेट में से एक मास्क बाहर निकाला और उसको मास्क निकालता हुआ देखकर जहान जितना कंफ्यूज था उतना ही क्यूरियस था। उसने कहा, ये क्या है?
ईबो ने उस मास्क को अपने फेस पर फिट करते हुए कहा, क्या आप ठीक है? उसको इस तरीके से देखकर जहान स्टंट हो गया था और वो कुछ देर तक ईबो को ऐसे ही देखता रहा। उसने कहा, आप यहाँ ये लगा कर जाने वाले हैं? जहान तो सिर्फ ईबो को टीज कर रहा था, वो सब कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, यूँ कहो उसके मूड को और खुद के मूड को भी थोड़ा सा लाइटन कर रहा था, इसलिए वो बस ईबो से बात कर रहा था। उसका ये इंटेंशन नहीं था कि वो ईबो को इस तरीके से ले जाने में कोई हेजिटेट है। अगर कोई लड़की उसकी तरफ देखेगी भी तो जहान जानता है कि उसे अपने गाँव को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आखिरकार वो उसका बॉडीगार्ड भी तो है। लेकिन ईबो को इस तरीके से ये एक्शन लेते हुए देखकर जहान सच में स्पीचलेस हो गया था, इसीलिए वो बस डम्फाउंडेडली ईबो की तरफ ऐसे ही देखता रहा और ईबो अपने मास्क को फिट कर अब जहान की तरफ नैरोली आइज कर देखने लगा। उसने कहा, क्या अब ठीक है? अब हम चल सकते हैं और जल्दी चलो, बच्चा को जो टाइम भी है वो भी निकल जाएगा तुम्हारी सारी बातों में। देखा तो वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। जहान ने कहा, आप सच में ऐसे ही जाने वाले हैं? ईबो ने कहा, क्या चाहते हो? ये कहते हुए वो दोनों रुक गए बिल्कुल बीचों बीच रोड के। जहान ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं तो बस आपको टीज कर रहा था, लेकिन आप बहुत क्यूट है। ये कहते उसने फ्लो में तुरंत ईबो के लिप्स के ऊपर पैक किया और ईबो फिर से स्पीचलेस हो गया और ये कहो स्टंट होकर बस जहान की तरफ देखने लगा। लेकिन जहान बिल्कुल किसी बंदे की तरफ फदक रहा था। वो इधर से उधर फदकता हुआ बोला, अब हम चल सकते हैं, अब हम चल सकते हैं डेफिनेटली। ये कहते हुए उसने ईबो का हाथ बहुत कस कर पकड़ा, उससे खींचता हुआ वो उस प्रॉम्प्ट नाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। आखिर उसका जो बड़ा सा ड्रीम था वो सच हो गया था। वो अपनी डेट के साथ इस प्रॉम्प्ट नाइट को अटेंड करना चाहता है, अटेंड करने वाला है। जहान के मन में बहुत सारे फायर क्रैकर्स ब्लूम हो रहे थे, वो कभी इधर से कभी उधर, बस ईबो को खींच कर ले जा रहा था। फाइनली वो एंट्रेंस पर पहुंच गया और उसको इस तरीके से आता हुआ देखकर बाकी सब लोग सिर्फ से ऐसे ही देखने लगे जैसे कि उससे कह रहे हो कि कोई आने का टाइम है। लेकिन जहान के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं से इधर से उधर होने के नाम नहीं ले रही थी। उसने उसी एक्साइटिंग वॉइस में कहा, मुझे अंदर जाना है। उस गेट कीपर ने कहा, स्टूडेंट क्या तुम्हें पता नहीं है टाइम क्या है? जहान ने कहा, सॉरी अंकल, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज वन लास्ट टाइम, आई बैग यू। ये कहते हुए वो हाथ छोड़कर पैक करने लगा और ईबो सिर्फ स्पीचलेस उसकी सारी नौटंकी देख रहा था। उसने सिर्फ अपना सर झटका और जहान का ही ड्रामा देखने लगा और वहीं जहान अभी भी बैक करने में लगा हुआ था। और इतना ब्यूटीफुल इंसान अगर किसी से बैक करे तो कौन कब तक मना कर सकता है। इसीलिए उस गार्ड ने कहा, ओके ओके ठीक है, लेकिन आगे से टाइम का ख्याल रखना, ये कोई टाइम है यहाँ आने का? हाँ तुम लोग भी ना यंगस्टर तो यंगस्टर्स ही हैं। ये कहते उसने फाइनली डोर खोल दिया था और जहान ईबो को हाथ पकड़कर फाइनली अंदर आ गया था। ईबो ने कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी? जहान ने कहा, मुझे पता है, लेकिन इसमें फन था, आपको नहीं आया? ये कहते वो हंसने लगा। ईबो ने कहा, तुम भी ना। फाइनली वो लोग अंदर आने लगे और एंट्रेंस से ही उन्हें वो लाउड म्यूजिक सुनाई दे रहा था। जहान का मन और ज़्यादा खिलखिलाने लगा। उसने कहा, आपको सुनाई दे रहा है अंदर सच में पार्टी चल रही है? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट नाइट है तो पार्टी तो होगी। जहान ने कहा, तो चल चलते हैं। ये कहते हुए वो फाइनली आगे बढ़ गया और उस प्रॉम्प्ट नाइट को देखकर जहान की आंखों में चमक और बढ़ गई थी, क्योंकि पूरे में नियॉन लाइट फैली हुई थी। म्यूज़िक बहुत तेज़ बज रहा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कुछ लोग स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे और ये सब कुछ देखकर जहान खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने कहा, गा सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? पर ईबो का ध्यान तो सिर्फ जहान पर था। उस नियॉन लाइट में जहान और ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। वो सच में हेवनली लग रहा था और ईबो चाह कर भी अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। और उन दोनों की ऐसी ग्रैंड एंट्री देखकर माना जाने कितने सारे लोगों का ध्यान उन पर आकर टिक चुका था, क्योंकि एक तो यहाँ ज़्यादातर यंगस्टर्स थे और ऊपर से सभी लोग कपल के तौर पर आए थे। तो कपल में बॉयज़ एंड गर्ल्स की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कपल जिसमें तो बॉय एक साथ आए हों, वो भी इतने ज़्यादा गॉर्जियस हैंडसम बनकर, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस वक्त चर्चा का टॉपिक और अटेंशन का टॉपिक तो बन ही गए थे। इसीलिए उनका अटेंशन का रडार इस वक्त इन दोनों बॉयज़ के ऊपर जाकर टिक गया था। सब लोग खुसर बुसर कर रहे थे। जहान को तो सब पहचानते थे, लेकिन उसके बगल में खड़े हुए इस अमेजिंगली हॉट पर्सन को कोई नहीं जानता था, लेकिन जानने की क्यूरियोसिटी सभी के अंदर थी। वहीं जहान की आंखें सिर्फ स्पीड में अपने सभी दोस्तों को ढूंढ रही थी और ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि अगले ही पल कुछ शख्स लगभग भागते हुए जहान की तरफ आ गए थे और उन्होंने तुरंत एक साथ सवाल किए से बम्बार्डिंग कर दी हो। जहान तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें देर से क्यों नहीं आ रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था और तुम इतना लेट क्यों हुए? हाँ पूरी पार्टी खत्म हो गई है। जहान कुछ बोलो भी। ये कहते हुए सब लोग पूछने लगे, लेकिन जहान सिर्फ उनको ऐसे ही देख रहा था। जहान ने कहा, अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। हाँ सांस लो जी, जियांग मैं आ गया हूँ। सूचैंग तुम कितना चिल्लाते हो? ये कहते वो सबकी तरफ देखने लगा। भाई हाशवान सिर्फ ईबो को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, क्योंकि उसकी ड्रेस ईबो के ऊपर मॉडल से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट हुई थी। वो बस सिर्फ अपनी ड्रेस को प्रेस करे या फिर ईबो को, उसे नहीं समझ आ रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, ये ड्रेस इस ओनर के पास पहुंच चुकी है और हाशवान इसी में खुश था। और जहान और ईबो से बेहतर ना ही तो उसकी ड्रेस के लिए कोई हो सकता है और ना ही कोई उससे बेहतर शो स्टॉपर हो सकता है। इसीलिए हाशवान की इंटेंस निगाहें ईबो को अपने ऊपर महसूस होते के साथ ही उसने हाशवान की तरफ घूर कर देखा और जैसे इशारे में पूछा, क्या हुआ? लेकिन हाशवान खिलखिलाता हुआ उसके पास आया और उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, कुछ भी नहीं बड़ी, बट तुम ग्लैमरस लग रहे हो। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? हाशवान का हाथ तुरंत अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मुझे सब पता है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाशवान ने कहा, ऑफ कोर्स मैं अपनी बीबी के साथ आया हूँ, देखो वो वहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कहते हुए वो अपने जियांग को देखकर मुस्कुराने लगा। ईबो ने कहा, तुम भी ना। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहे और जहान अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करता रहा और उनसे माफ़ी मांगता रहा। तभी जी ने कहा,
ये सब तो ठीक है जहान, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस है। जहान ने कहा क्या? जी ने कहा तुम्हारा परफॉर्मेंस याद भूल गई हो क्या? तुमने नाम लिखवाया था और बहुत बार स्टेज पे अनाउंस हो चुका है, तो कम ऑन जाकर टीचर को रिपोर्ट करो। जहान ने कहा पर मैं। जी ने कहा तुमने पहले ही कहा था कि तुम परफॉर्मेंस दोगे और सिंगिंग के लिए तुमने अपना नाम लिखवा चुके हो, अब तुम्हें कोई टीचर नहीं छोड़ने वाला, तो कम ऑन गो। जहान ने एक बार ईबो की तरफ देखा जो ऑलरेडी हाउसवान से बात कर रहा था, फिर सी की तरफ देखते हुए कहा गा को अकेले छोड़कर जाना? सी ने कहा हाउसवान गा के साथ है ना, कोई भी कुछ भी नहीं मानेगा, वैसे भी ये परफॉर्मेंस तो अपने गा के लिए ही देना चाहते हो ना, तो ये अच्छा मौका है जाकर स्टेज पर आग लगा दो, बता दो तुम क्या कहना चाहते हो उनसे, वही वाला सॉन्ग जो तुमने मुझे सुनाया था, कैसा रहेगा? ये कहते हुए सी ने विंक किया। फिर क्या था, जहान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट पड़ी हो गई। उसने ईबो की तरफ देखा और फिर उसके मन में एक ही सवाल आया, हाँ मुझे ये गाना गाना है और स्टेज पर जाना है। इसीलिए उसने ईबो के हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा गा। ईबो का ध्यान अब जहान पर आ गया था। उसने कहा क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? ये कहते हुए उसके पास आ गया। कुछ देर तक जहान ईबो की आंखों में ऐसे ही देखता रहा, फिर कहा मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। ईबो ने कहा क्या? जहान ने कहा आप मेरा वेट करेंगे यहाँ? ईबो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सिर्फ उसने ऐसे ही नोट कर दिया। जहान ने कहा ठीक है, यहाँ वेट कीजिएगा, ध्यान सारा स्टेज पर रखिएगा, मैं बस अभी आता हूँ। ये कहते के साथ ही वहाँ से फुर हो गया और ये बस सिर्फ उसे ऐसे ही जाता देखता रहा। हाउसवान ने कहा इसे क्या हुआ? जियान ने कहा तुम सबको अभी पता चलेगा। ये कहते हुए सब लोग एक साथ वहाँ ग्रुप में खड़े हो गए थे और वहीं स्टेज पर ऑलरेडी जो रनिंग डांस परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई थी। अब स्टेज पर एंकर आ गया था। वो अपनी एंकरिंग कर ही रहा था, तभी पीछे से एक शख्स भाग कर रहा था और उस एंकर के कान में कुछ बुदबुदा जाता है। उस एंकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत अपना एंकरिंग स्टार्ट की और नेक्स्ट परफॉर्मेंस का जो नाम लिया था वो वैसी बात है हमारा जहान था, जिसका इंतजार यहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे लोग कर रहे थे। और करे भी क्यों ना, जहान इस स्कूल का एक स्टार स्टूडेंट है, उसके लिए जूनियर्स दीवाने हैं, उसकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है। यहाँ पर उसे बहुत सारे लोग प्रेस करते हैं, फिर वो चाहे टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों, वो सबकी गुड बुक लिस्ट में है। और उसका यहाँ परफॉर्मेंस देखना वो भी आखिरी बार सभी के लिए मेस्मराइजिंग था। इसीलिए सब अपनी निगाहों को अटेंटिवली वही स्टेज पर खड़ाकर देखने लगे। बहुत ही जल्द पूरे हॉल में लाइट बहुत डिम हो गई थी और सिर्फ एक स्पॉटलाइट थी जो कि स्टेज पर नजर आ रही थी। और अगले ही पल सबके सामने जहान था अपनी उस ट्रिमेंडस ब्यूटी के अंदर। उसके फेस उस स्पॉटलाइट के अंदर हद से ज़्यादा ग्लो कर रहा था। उसके फेस पर लगे हुए राइनस्टोन बिल्कुल किसी बहुत खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रहे थे। नहीं, पेंटिंग भी नहीं, बिल्कुल किसी एनाइम कैरेक्टर की तरह लग रहे थे। और जहान को देखकर न जाने कितने सारे लोगों का दिल ज़रूरत से ज़्यादा तेज धड़क रहा था। और वहीं जहान के हाथ उस माइक पर थे, उसके लफ्ज़ थोड़े से कपकपा रहे थे और स्पीड में उसकी निगाहें सिर्फ ईबो पर आकर टिक गई। उसने अपनी उस ग्लोरी सी वॉइस में कहा हेलो एवरीवन। और उसकी ऐसी वॉइस सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे सबने रिस्पॉन्स किया। और ऐसा रिस्पॉन्स देखकर ईबो भी थोड़ा सा ऐसे काम किया था। उसने इधर उधर निगाहों को देखा तो सबकी निगाहें इस वक्त जहान के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन जहान की निगाहें तो सिर्फ ईबो पर थी। ईबो को थोड़ी सी जो पॉजिटिवनेस थी वो फील हो रही थी, लेकिन उसने भी अपनी निगाहों को सिर्फ जहान पर जैसे गड़ा लिया। दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए ऐसे ही देखते रहे, लेकिन जहान ने अगले ही पल कहा जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आज वन लास्ट टाइम मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरा सॉन्ग किसी बहुत स्पेशल को डेडिकेटेड है। ये कहते के साथ उसने अपने पीछे खड़े हुए म्यूजिशियंस को अपना इंस्ट्रक्शन दिया और फिर गाना शुरू किया। अगले ही पल उन हवाओं में जहान की वो मेलोडियस वॉइस जैसे गूंज गई थी। आई नो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज का चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, एक्चुअली सब कुछ प्लॉट डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और प्रॉम्प्ट नाइट को थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था और ईबो की सिचुएशन के बारे में भी बताना था, इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। लेकिन नेक्स्ट पार्ट सच में ट्रेमेंडस होगा क्योंकि अब फाइनली दोनों पार्टी में आ चुके हैं, तो देखना होगा कि अब क्या होता है। ठीक है, तो आज प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा, बाकी कल के चैप्टर सच में इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, हमारे जहान और ईबो का एक क्यूट सा मोमेंट और ईबो का स्ट्रगल ऑफ कोर्स जहान तक पहुंचने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।